हेलो दोस्तों, मैं कंवल आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे कि यूपीएससी में करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। प्रीलिम्स और मेंस का एक छोटा सा एनालिसिस देखेंगे। उसके अलावा बात करेंगे कि स्लीपी क्लासेस के द्वारा जो करंट अफेयर्स डेडिकेटेड कोर्स चलाया जा रहा है 2023 का, आपको वो क्यों ज्वाइन करना चाहिए और उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो ये एक ऐसा कंपोनेंट रहता है आपके प्रीलिम्स और मेंस के अंदर जो कि आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर खड़ा करता है। जो बच्चा पहले अटैम्प्ट में है उसके लिए भी सेम तरह के करंट अफेयर्स रहते हैं, उतने ही नए हैं, और जो बच्चा छठे अटैम्प्ट में है उसके लिए भी उतनी ही तैयारी की ज़रूरत है। तो आपने देखा होगा कि जब 2016 का पेपर आया था जिसमें अप्रॉक्स 50% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो उस साल जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो थी 116। इसके पीछे कारण क्या है कि जो नया बच्चा है उसको भी करंट अफेयर्स आते हैं, जो पुराना है उसको भी आते हैं, क्योंकि दोनों ने सेम तरह से तैयार किए हैं। तो उस वजह से जो पेपर का लेवल था वो डाउन चले गया और कट ऑफ अप चले गई। अगर हम 2021 के पेपर की बात करें, जो कट ऑफ है सिर्फ 88 रह गई थी, उसके पीछे कारण क्या है, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे या फिर परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द करंट अफेयर्स पार्ट वो काफ़ी कम रह गया और पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, और उसी वजह से जो कट ऑफ है वो भी नीचे आ गई, 88 रह गई। तो जिस साल भी करंट अफेयर्स आएगा तो आपके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पहले या दूसरे अटैम्प्ट में हैं। और जो कुछ बच्चे चौथे, पाँचवें या छठे अटैम्प्ट में हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपने क्लियर करना है तो आपको उन बच्चों को हराना पड़ेगा जो नए कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं। तो उसी वजह से करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिना करंट अफेयर्स के ना ही आप प्रीलिम्स निकाल सकते, और अगर मेंस की बात करें तो अराउंड 20% ऑफ द पेपर, अगर 250 नंबरों का पेपर है तो 50 से 70 मार्क्स तक आपका जो पूरा पेपर है वो करंट अफेयर्स के ऊपर निर्धारित होगा। और पॉलिटी गवर्नेंस की बात करें तो उसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इकॉनमी में खासकर अगर 100 से 125 नंबर की आपका GS3 में इकॉनमी पूछी जाती है तो 50 से 60 मार्क्स की सिर्फ से अकेली वो करंट अफेयर्स में से होगी। तो उसी के चलते करंट अफेयर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सोर्सेज की बात करें तो सबसे बेस्ट जो सोर्स रहता है करंट अफेयर्स का वो तो सबसे पहले न्यूज़पेपर है। उसके अलावा आपके पास कंपाइलेशंस हो सकती हैं जो कि आपको मंथली प्रोवाइड होती हैं यूट्यूब के ऊपर, या फिर अगर हम रिसोर्सेज की बात करें बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड दे आर इक्वली गुड। तो इस सारे करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए हम यहाँ पर स्लीपी क्लासेस के अंदर आपके किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा एक डेडिकेटेड कोर्स है जो कि करंट अफेयर्स को फोकस करता है, जिसके अंदर आपको ज्योग्राफी से लेके हिस्ट्री तक और उसके अलावा जितने भी मेजर पोर्शंस है जैसे कि एथिक्स जो कि नेग्लेक्टेड रहते हैं उनके ऊपर भी आपको डेडिकेटेड करंट अफेयर्स मिलेंगे। डेली लेक्चर्स रहेंगे और उसके अलावा मंथली कंपाइलेशंस आपको मिलेगी। तो ये कुछ डिटेल्स हैं उनके बारे में, इस पूरे कोर्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो 2023 मेंस तक ये आपका कोर्स रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 14 महीने का ये कोर्स है। कॉस्टिंग की बात करें तो रफली अगर 12 महीने का आप मान के चलें ये कोर्स, वैसे तो उससे ज़्यादा है, तो 500 रुपया महीने पे आपको पड़ता है। 6000 इन टोटल इसकी फ़ीस है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। जिस लेवल की आपको क्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिस तरह के आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा, वो फार आउटरीचिंग होगा जितना आप पैसे खर्चेंगे। जब ये लेक्चर ख़त्म होगा जो अभी मैं बोल रहा हूँ तो उसके बाद आपको स्नीक पिक भी दिया जाएगा उस करंट अफेयर्स कोर्स में से, जिसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी डिलीवर की जाती है, किस तरह का कंटेंट है और किस तरह से आपको चीज़ें पेश की जाती हैं, ताकि आपको एक रफ़ आइडिया लग जाए कि क्या आपको वो कोर्स लेना चाहिए या नहीं। मान लीजिए हम कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी में, मान लीजिए साइक्लोन्स का टॉपिक डिस्कस हो रहा है, अगर वो न्यूज़ में आए हों तो उसके रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो प्रीलिम्स के हों चाहे वो मेंस में हो, तो आपको साथ में ही वो डिस्कस करवाए जाएंगे। प्रीलिम्स का आपको आंसर बताया जाएगा, उस पूरे कंसेप्ट को डिस्कस कराया जाएगा, और मेंस का भी आइडिया दिया जाएगा कि अगर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर जितने भी बाकी जगह आपको करंट अफेयर्स के कोर्स मिलेंगे उनमें ये कमी रहती है कि प्रीलिम्स और मेंस को लिंकेजेस नहीं प्रोवाइड की जाती कि किस तरह से कि इसके ऊपर पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको साथ में वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और ये इस पूरे कोर्स की सबसे यूनिक फीचर है जो कि आपको इसमें मिलेगा। उसके अलावा है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हम इसको क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ टॉपिक को तैयार नहीं करवाया जाएगा, उसके अलावा भी अगर उस टॉपिक से मिलते जुलते आगे पीछे आपको कुछ पता होना चाहिए वो भी हम आपको साथ में प्रोवाइड करेंगे। यही कारण है कि आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे इस कोर्स के अंदर। सिर्फ आपको नोट्स नहीं दिए जाएंगे, पर उस नोट्स को समझाते हुए डेडिकेटेड वीडियोस होंगी
जहाँ पर जो भी उस सब्जेक्ट की फैकल्टी है, जैसे अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं हिस्ट्री करवाता हूँ यहाँ पर, तो हिस्ट्री के सारे करंट अफेयर्स मैं करवाऊँगा, ताकि मैं आपको ओवर एंड अबव भी एक्सप्लेन कर सकूँ कि इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है और ये आपको किस लेवल तक करना है और क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री के अंदर कि आपको क्या नहीं करना। उसी तरह से अगर इकॉनमी है तो जीडीपी के ऊपर अगर कोई न्यूज़ आई है तो उसकी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस आपको करवाई जाएंगी। कोई सिंगल पर्सन आपको नहीं करवाएगा, हर एक फैकल्टी आके आपके लिए रोज़ लेक्चर्स लेगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगे। उसके अलावा डेली कंपाइलेशन मिलेगी, मंथली आपको मिलेगी। मान लीजिए हिस्ट्री में अगर 4 या 5 लेक्चर आए हैं पूरे महीने में, तो उनकी कंपाइलेशन करके आपको दे दी जाएगी, ताकि आपके पास डेडिकेटेड नोट्स हों बार बार रिवाइज करने के लिए। और अगर नेग्लेक्टेड टॉपिक्स की बात करें या फिर सब्जेक्ट जैसे सिक्योरिटी हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसके अलावा एथिक्स, सोशल इश्यूज़, इनके ऊपर भी आपको डेडिकेटेड कंटेंट मिलेगा, वीडियोस मिलेंगी, ताकि आपकी कोई भी तरह के करंट अफेयर्स ना रह जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डिटेल्स तो पता लग गई होंगी, जो भी मैं चाहता हूँ आपको पता हो इस पूरे कोर्स के रिगार्डिंग। काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, सिर्फ 6,000 रुपये का है। एक साल से शायद इकट्ठा ये ज़्यादा लगे, पर अगर आप इसको मंथली के हिसाब से तोड़ के देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। और काफ़ी बच्चे कहते हैं कि इसको भी फ्री में प्रोवाइड करवा दीजिए, तो नो डाउट हमारे यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जैसे 2 मिनट प्रीमिक्स, उसके अलावा एडिटोरियल फ्री में करवाए जाते हैं। पर आप भी ये समझिए कि अगर इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा होगा तो उसमें काम करने वाले लोग भी उतने ज़्यादा होंगे। अब वो फ्री में सारी टाइम तो नहीं काम कर सकते, उनको भी अपने घर चलाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। तब फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे कोर्सेज़ हों वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में रहें, ताकि बच्चों को मैक्सिमम क्वालिटी हम प्रोवाइड कर सकें विद आवर सस्टेनेंस ऑल्सो। तो जब भी कभी बच्चे ये कमेंट करते हैं तो मेरे को काफ़ी बुरा लगता है ऑन अ पर्सनल नोट, क्योंकि अगर आप बाकी जगह देखेंगे तो जो फीस कोर्सेज़ की फ़ीस रहती है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आप ज़रूर कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा फ़ीस का कोई सेंस नहीं बनता, पर हम तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। तो कहते समय एक बार सोच लिया करिए कि आप किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह की बात कर रहे हैं। ये तो शायद मेरी पर्सनल चीज़ थी जो मेरे मन में थी, तो मैंने आपसे कर ली, वैसे नहीं करनी चाहिए थी। पर फिर भी अभी आपके लिए वो लेक्चर पूरा रन होगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए और आप उस हिसाब से फिर अपना मन बना सकते हैं। तो यही बातें मैं करना चाहता था इस कोर्स के एडवर्टीजमेंट के अंदर। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, तो आइए आपके करंट अफेयर्स में कल्चर के जो इस मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करते हैं। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है कि अभी हाल ही में हमारे इंडियन को इंडिया की एक बुक को बुकर प्राइज़ मिला है, जिस वजह से वो न्यूज़ में है। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, टॉम ऑफ सेंट उस बुक का नाम है। अब ये बुकर प्राइज़ क्या होता है? बुकर प्राइज़ वो चीज़ है कि मान लीजिए यूके और आयरलैंड के अंदर उस पूरे रीजन में कोई भी बुक ट्रांसलेट होके, मान लीजिए वो जैसे ही हिंदी की बुक थी ये टॉम्ब ऑफ सैंड, पहले इसका नाम और कुछ था, उसको ट्रांसलेट करके उस जगह पब्लिश किया जाए, तो उनमें से जो भी बुक्स बेस्ट होती हैं उनको बुकर प्राइज से नवाजा जाता है। तभी यहाँ पर आपको दो इंसान या फिर दो पर्सन्स देखने को मिल रहे हैं। ये उनके ओरिजिनल ऑथर हैं, ये लेडी, और ये उनके ट्रांसलेटर हैं। तो बेसिकली दो इंसानों को बुकर प्राइज दिया जाता है। बेसिकली प्राइज एक है जो कैश मनी होती है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है फिर दो इंसानों के बीच में। तो इससे आप ध्यान रहेगा, आपको याद रहेंगी चीज़ें। तो कल को आपको आ जाए कि ये यूरोप में दिया जाता है तो नहीं, सिर्फ याद रखना है यूके प्लस आयरलैंड। ये पूरी न्यूज़ है जिसको हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गीतांजलि जी उनका नाम है, गीतांजलि श्री। उनकी जो किताब है टॉम्ब ऑफ सैंड बिकेम द फर्स्ट नॉवल रिटन इन इंडियन लैंग्वेज। और किस लैंग्वेज में है? हिंदी लैंग्वेज में इसको लिखा गया था पहले, टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जो इसका ओरिजिनल नाम था वो था रेत समाधि, जिसकी वजह से इसको टॉम्ब ऑफ सैंड नाम दिया गया। रेत समाधि अब आपको याद रहेगा किसने लिखा था? गीतांजलि श्री ने। और इसके जो ट्रांसलेटर हैं इंग्लिश में, किसने ट्रांसलेट किया है? डेजी रॉकवेल ने। तो ये पूरी न्यूज़ होगी उस खबर के बारे में, उस बुक के बारे में जिसको मिला है। अब कवर करते हैं बुकर प्राइज़ के बारे में। तो ये एनुअली दिया जाता है फॉर अ सिंगल बुक। ये नहीं है कि 10 बुक्स को, मान लीजिए एक ऑथर ने 10 बुक्स लिखे हैं तो ऑथर को मिल रहा है। किसी भी ऑथर के द्वारा लिखी हुई किसी एक बुक को ये चीज़ दी जाती है, एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गलती मत करके आना है। बेसिकली ये पूरा पॉइंट कि एक सिंगल ऑथर के द्वारा लिखी हुई कोई भी बुक को जो कि इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट की जाए और फिर यूके और आयरलैंड में पब्लिश हो। तो देखिए, पहले इसका जो नाम है वो था मेंस बुकर प्राइज़, पर बाद में फेमिनिज्म की वजह से जब पूरा विवाद हुआ तो इसका नाम इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ रख दिया गया। बहुत साल पहले अरविंद अडिगा की जो टाइगर बुक है उसको भी ये दिया गया था,
जिनकी इंडियन नेशनैलिटी थी, तब भी ये बहुत न्यूज़ में था। सो अगर इस बुकर्स प्राइज़ की बात करें तो ये 2005 में इंस्टीट्यूट हुआ था एंड इट वाज अर्लियर नोन बाय द नेम ऑफ मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। और इसमें जो अवार्ड मनी मिलती है वो आपको याद नहीं रखनी, बस इतना ध्यान रखना, इट इज़ शेयर्ड इक्वली बिटवीन द ऑथर एंड द ट्रांसलेटर, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है मार्तंड सन टेम्पल के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर में ये सन टेम्पल है और अभी हाल ही में जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने वहाँ पर जाके पूजा में पार्टिसिपेट किया था, जिस वजह से न्यूज़ में था। तो ओवरऑल जो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है उसके बारे में हम देखते हैं। तो अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है, स्टेट आप ध्यान में रखेंगे। और ये 8वीं सदी 8th सेंचुरी CE के आसपास के इसकी फाउंडेशन है। और जो थर्ड रूलर है कारकोता डायनेस्टी, डायनेस्टी का नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कौन सा थर्ड रूलर है, बेसिकली इस डायनेस्टी में सबसे फेमस रूलर यही हैं ललित आदित्य मुक्तपीदा, इनके द्वारा इसको बनाया गया था एंड डेडिकेटेड टू सन लॉर्ड सूर्य। तो जैसे कि इसके नाम से भी पता लग रहा है कि ये सन टेम्पल है। और आज के टाइम में इट इज़ अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसका रख रखाव किया जा रहा है। जो पहले डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो है कनिंगम, वो आपको पता होगा। अगर इस टेम्पल की बात करें, इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर सिकंदर शाह मीरी एंड नाउ इट इज़ इन रून्स, कि वहाँ पर अब अवशेष ही बचे हैं। टेम्पल जो ढह गया है ऑलमोस्ट, और इसके बस आपको थोड़ा बहुत ही देखने को मिलेगा क्योंकि इसके अंदर सारे पत्थर जो है गिर चुके हैं। ये फैक्ट आप भूल जाना, इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है कि किसके ऑर्डर्स के ऊपर इसको गिरवाया गया था, रूल किया गया था। जो डायनेस्टी है कारकोता डायनेस्टी, और उसके अंदर जो फेमस रूलर हैं उनके जिनका नाम है मुक्तापिदा, ललित आदित्य मुक्तापिदा, उनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब इस कारकोता डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। कश्मीर के अंदर अर्ली 7th सेंचुरी से शुरू है इसका आगमन, और उसके बाद इनका जो पावर सेंटर है वो सेंट्रल एशिया और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर हमारे को देखने को मिलता है। जो इनके फाउंडर है वो है दुर्लभ वर्धाना। प्लीज़ इस फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि अगर कल को इसमें से आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए या डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश की जाए तो हमेशा डायनेस्टी के फाउंडर को पूछ लिया जाता है। क्योंकि इतनी सारी डायनेस्टीज़ हैं और आप हर एक डायनेस्टी के फाउंडर को नहीं याद रख सकते तो ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बन जाएगा। ये हिंदू डायनेस्टी थी, मतलब कि हिंदू गॉड्स को पूजा जाता था। सो बेसिकली इट इज़ अ हिंदू डायनेस्टी एंड दे बिल्ड स्पेक्टेकुलर हिंदू टेम्पल्स एट देयर कैपिटल कौन सा है, परिशपुर। तो कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है कि हिंदू डायनेस्टी है, कैपिटल है परिशपुर, और जो टाइम पीरियड है वो है 7th सेंचुरी के आसपास। और फाउंडर की अगर हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दुर्लभ वर्धाना। देन दे ऑल्सो पैटर्नाइज बुद्धिज़्म। सिर्फ हिंदुज़म ऑल्दो उनको गॉड्स को पूजते थे, उसके लीनियज से आते थे, पर बुद्धिज़्म की भी जगह दी गई थी। सबसे फेमस रूलर वो हम कवर कर चुके हैं। एंड देन इनके नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है इनको, कि जब इनिशियल अरब इन्वेजन हमारे इंडिया में होने वाली थी तो उन्होंने बहुत बहादुरी से उस अरब इन्वेजन को रोका था और उन अरबियों को डिफीट किया था। तो he also defeated the Arabs from entering Kashmir and later invaded Turkestan। तो ये एक फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में नहीं रखनी। अगला है कन्हेरी केव्स के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में क्योंकि यहाँ पर जो फुटफॉल है, जो टूरिस्ट काफ़ी आते जाते हैं, तो यहाँ पर और भी अमेनिटीज़ को, जो प्रिविलेज है या फिर सर्विसेज है फॉर द ट्रैवलर्स टूरिस्ट, उसको इंक्रीज़ किया गया है। तो ये न्यूज़ में था। तो आइए एक बार कन्हेरी केव्स को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो बुद्धा पूर्णिमा, मतलब कि बुद्धा जी का जब जन्म होता है तो उस अवसर के ऊपर यहाँ पर अमेनिटीज़ को खोला गया। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं तो मुंबई महाराष्ट्र के पास एक आइलैंड के ऊपर, जो एलिफेंटा आइलैंड है, उसके आसपास में हमारे को कनेरी केव्स देखने को मिलते हैं। देवर बिल्ट इन अराउंड 1st सेंचुरी। जो मैं एलिफेंटा केव्स कह गया, एलिफेंटा आइलैंड, वहाँ पर एलिफेंटा केव्स हैं, वो मैं अलग है। ये जो कनेरी केव्स हैं ये अलग से एक आइलैंड के ऊपर है, उसके लिए मेरे को माफ़ी क्षमा करना। तो इसका अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1st सेंचुरी CE के आसपास है, पर 1st सेंचुरी से ही हमारे को अवशेष नहीं मिलते, ओवर द टाइम इसको बिल्ड किया गया। जैसे जो पहला फेज़ है हीनायान फेज़, वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया, पर ओवरऑल लेटर देन महायान फेज़ बुद्धिज़्म के भी हमारे को अवशेष मिलते हैं, जो कि 3rd CE के आसपास ये जाता है। तो 1st सेंचुरी CE से शुरू हुआ इसका कंस्ट्रक्शन एंड इट विल गो ऑन टू 3rd सेंचुरी BC। तो इस हिसाब से 300-400 साल के आसपास इसका पूरा टाइम पीरियड है।
उसके अलावा हम बात करें कि ये क्या है, यहाँ पर मोस्टली जो केव्स हैं वो विहारास हैं। आपको पता होगा कि दो तरह के हमारे पास चीज़ें होती है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अंदर, एक तो है चैत्यास और दूसरा है विहारास। एक प्रेयर्स के लिए यूज़ होता है, प्रेयर हॉल होते हैं, और दूसरे हैं विहारास जो कि रेस्टिंग प्लेस होती है बुद्धिस्ट मॉन्क की। सो मोस्ट ऑफ दीज आर बुद्धिस्ट विहारास मेड फॉर लिविंग, स्टडिंग एंड मेडिटेटिंग। और जो प्रेयर के लिए होते हैं वो है चैत्यास, तो इसको रिगार्डिंग आप ध्यान में रखिएगा। कल को आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है वो ये है कि इसमें सिर्फ हीनायान फेज दिखाया गया है, तो ये आंसर है नहीं। इसमें आपको तीनों फेज देखने को मिलते हैं, हीनायान, महायान एंड ऑल्सो फ्यू प्रिंटिंग्स ऑफ द वज्रयान ऑर्डर। मेरे द्वारा बुद्धिज़्म को इन डिटेल कवर किया गया है आपके यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट में। अगर आप जाएंगे तो बुद्धिज़्म, अगर आप बुद्धिज़्म प्लस स्लीपी क्लासेस भी सर्च कर लेंगे तो 1 घंटे के आसपास का आपको एक फुल फ्लेज आंसर पूरा लेक्चर मिलेगा। उसमें शुरू से लेके फ्रॉम द लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा टिल द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सेक्ट्स इन बुद्धिज़्म आपको पूरा एक ही लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। उसको अगर आप जाके देखेंगे तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस चीज़ को लेके, तो प्लीज़ उसको चेकआउट करिए। सो कनेरी वॉज ऑल्सो मैंशनड इन द ट्रेवलॉग्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स सच एज दोज ऑफ आयन, जो कि हमारे देश में 4th सेंचुरी के आसपास आए थे। उसके बाद हम जो लास्ट न्यूज़ है इस पूरे करंट अफेयर्स में से, अगर हम कल्चर की बात करें तो वो है देव श्याम पिल्लाई के बारे में, क्योंकि अभी 2022 में ये अनाउंसमेंट हुई है कि इनको संत की उपाधि दी जाएगी। पहले 2019-20 के आसपास ये पूरे प्रोसेस में था कि इनको संतुट की उपाधि मिले, पर क्योंकि कोविड आ गया था तो उस वजह से ये पूरा प्रोसेस डिले हो गया था। अब फाइनली पोप फ्रांसिस के द्वारा इनको ये अनुमति दे दी गई है कि इनको संतुट की उपाधि मिले। तो इस वजह से ये जो पर्सनैलिटी हैं, ये जो संत है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो किन्होंने दी है, पोप फ्रांसिस में। किसी को भी मान लीजिए अगर सेंट की उपाधि देनी होती है तो फाइनल डिसीजन जो होता है वो पोप फ्रांसिस का ही होता है, या फिर उस टाइम के ऊपर जो कैथोलिक चर्च का हेड है। वही इनके बारे में पढ़ते हैं। सो ही इज़ द फर्स्ट इंडियन लेमैन टू बी डिक्लेयर्ड एज सेंट। पहले हमारे यहाँ पर मदर टेरेसा को दी गई थी जब उन्होंने इंडियन नेशनलिटी ले ली थी, पर वो लेमैन नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे, काफ़ी एजुकेटेड थे। तो इसी के साथ जो देव श्याम पिल्लाई हैं, ही विल बिकम द फर्स्ट इंडियन लेमैन टू बी गिवन सच अ पोस्ट या फिर ऑनर। अगर इनके इनिशियल रिलीजन की बात करें तो पहले हिंदू थे, हिंदू धर्म में इनका जन्म हुआ, पर लेटर इन हिज लाइफ ही कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। और जब ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए तो जब भी आपको पता होगा जब कन्वर्ट होने के बाद एक नया नाम दिया जाता है बैप्टाइजिंग के बाद। सो इनका नाम था लेजरस, विच मीन्स गॉड इज़ माई हेल्प। और ये किस टाइम पीरियड के दौरान थे, तो 1712 या फिर 18 सेंचुरी और द अर्ली 18 सेंचुरी के आसपास इनका पूरा टाइम पीरियड है। उस टाइम आपको पता होगा कि त्रवणकोर एम्पायर हुआ करता था और उसके अंदर ये कोर्ट के अंदर काम किया करते थे। एंड ही वेंट ऑन टू सर्व इन द कोर्ट ऑफ मार्तंड वर्मा ऑफ त्रवणकोर। तो ये फैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फैक्ट इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उनको क्या नाम दिया गया था, पर इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये पहले हिंदू हुआ करते थे एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन लेमैन। बेसिकली यहाँ पर सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, तो सबको ध्यान में रख लेना। आपको पता होगा कि उस टाइम के अंदर इक्वालिटी नहीं हुआ करती थी, लोगों के बीच भेदभाव बहुत था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्लास। तो इसके खिलाफ ये बहुत लंबे टाइम तक लड़ते रहे। तो वाइल प्रीचिंग ही पर्टिकुलरली इंसिस्टेड ऑन द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल डिस्पाइट द कास्ट डिफरेंसेस। और इसी के पूरे प्रोसेस के दौरान इनको मार दिया गया था। ही वाज शॉट डेड जब ये एक प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द हायर क्लासेस, क्योंकि वो कहते थे कि आपको हमारे लोगों के प्रति जो ये वर्ना सिस्टम बना है ये हमने नहीं बनाया, ये जो हमारा बर्थ हुआ है ये भगवान की तरफ से है, तो आप किस तरह से वर्ना सिस्टम बना सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं सोसाइटी को। तो जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, ही वाज शॉट डेड ऑन जनवरी 14, 1752। और अब बात करते हैं कि किसी को संतहुट की उपाधि किस तरह से दी जाती है। तो देखिए, जब भी मान लीजिए किसी को संतुष्ट की उपाधि मिलनी होती है तो उसको कुछ ना कुछ प्रमोट करना पड़ता है। और मान लीजिए उसने अपने जीवन में कुछ प्रमोट किया, उसको कोई ना कोई चमत्कार करना पड़ता है। पहला एक जो चमत्कार है वो एक बॉडी बनती है, वो अप्रूव करती है। और उसके बाद जो दूसरा चमत्कार है वो पॉप फ्रांसिस या फिर जो भी उस टाइम का पोप है उसके द्वारा अप्रूव किया जाता है। तो इन ऑर्डर टू हैव समवन गिवन द पोस्ट ऑफ अ सेंट, तो उसके पास दो चमत्कार या फिर मिरेकल्स होने चाहिए। ये फैक्ट आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इन 2014 पोप फ्रांसिस recognized a miracle attributed to देवश्याम क्लियरिंग द पाथ फॉर हिज कैननाइजेशन। एंड इसी के साथ फरवरी 2020 में ये पूरा प्रोसेस शुरू हो गया था। एंड नाउ विद द कैननाइजेशन ही विल बी नोन एज मार्टियर सेंट देवश्याम एंड नॉट बाय हिज कास्ट पिल्लई।
एंड इसी के साथ साथ इनका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पोर्टुगीज़ प्लेस होते हैं, क्योंकि उस टाइम के अंदर जब पोर्टुगीज़ हमारे इंडिया में आके रहने लगे, जब पूरा रूल हो गया था, तो उनके प्लेस के अंदर भी ये जो देवश्याम पिल्लाई है उनके बारे में बताया जाता है, उनकी जीवनी के बारे में बताया जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देवश्याम पिल्लाई का ये पूरा जो टॉपिक है, इसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से किसी को भी उठा के पूछा जा सकता है। तो इसमें कोई जनरल पॉइंट नहीं थे, तो सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आपके मई के सारे करंट अफेयर्स ख़त्म हो गए। मिलते हैं अगले जून के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए अलविदा।